प्यारे बच्चों, हम लोग आज महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र पढ़ने जा रहे हैं। भक्तिन उनकी रचना स्मृति की रेखाएं गद्य रचना से ली गई है। हिंदी साहित्य में बहुत कम रचनाकार ऐसे हुए हैं जिनका साहित्य की दोनों विधाओं में, गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों में समान अधिकार रहा है। या तो रचनाकार काव्य रचना करते हैं और कवि कहलाते हैं, या तो गद्य लिखते हैं और लेखक कहलाते हैं। परंतु दोनों विधाओं में, गद्य और पद्य दोनों में कुशल हस्ताक्षर यदि कोई है तो बहुत गिने चुने साहित्यकार हुए हैं, जिसमें एक महान रचनाकार हिंदी साहित्य की महादेवी वर्मा हुई है। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके जीवनी के बारे में बहुत संक्षिप्त में आप लोग को अवगत करा दूं कि 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ और प्रयाग में पूरा जीवन भर साहित्य साधना करते हुए सन 1987 में अपना स्वर्ग सिधार गए। महादेवी वर्मा एक संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखती थी। माता पिता की इकलौती संतान थी। वैराग्य के लक्षण बचपन से ही दिखने लगा था, परंतु बाल्यावस्था में ही उनका विवाह हो गया स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ। जब ससुराल गई महादेवी वर्मा तो उसका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। विरक्त की भावना उसमें दिखाई पड़ती थी। परिणाम स्वरूप ससुराल वालों ने उसे मैके पहुंचा दिया और मैके में ही रहने लग गई। काव्य रचनाएं करती, गद्य रचनाएं करती, पशु पक्षियों के साथ अपनी मित्रता स्थापित कर देती थी और ईश्वर की आराधना में अपना जीवन यापन कर रही थी। कुछ दिनों बाद तो उसके पति स्वरूप नारायण वर्मा जी उसके ससुराल आ गए। ससुराल में ही कुछ दिन रहे, फिर भी इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा। महादेवी वर्मा के पिताजी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे कि मेरी बेटी का मन वैवाहिक जीवन की ओर जा ही नहीं रहा है, परिणाम स्वरूप मेरा दामाद इसका शिकार हो रहा है। तो उन्होंने अपने दामाद स्वरूप नारायण को पढ़ाया लिखाया और मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश दिलाया और उसे स्वास्थ्य सेवा करने के लिए भेज दिया। ये भी एक उम्र के बाद पढ़ी लिखी और प्रयाग महाविद्यालय इलाहाबाद में प्राचार्य के पद पर काम करने लगी। बीच बीच में उसके पति स्वरूप नारायण वर्मा जी आते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। कई बार महादेवी वर्मा ने स्वरूप नारायण वर्मा को सलाह भी दिया कि तुम कोई दूसरी विवाह कर लो और अपना गृहस्थ जीवन बसाओ, मेरे कारण तुम अपना जीवन न्योछावर मत करो। परंतु स्वरूप नारायण भी महादेवी के प्रति जो उनके मन में एक अनुराग था उसको त्याग नहीं पाए और जीवन भर वो भी अविवाहित रह गए। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व केवल रचनाकार का नहीं था, वो कवयित्री थी, वो लेखिका थी, वो समाज सेविका थी, वो महाविद्यालय में शिक्षिका थी, वो वृद्धाश्रम चलाने वाली थी। यानी महादेवी वर्मा एक परंतु बहुआयामी व्यक्तित्व, हर क्षेत्र में देश गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था। उसमें गांधी जी के विचारों से भी ये प्रभावित हुई, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। चित्रकार भी थी, बहुत सुंदर चित्रकारी करती थी। उसकी रचना यामा पर उसको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसकी एक बड़ी खूबी ये थी कि एक तरफ काव्य रचना होती थी और दूसरी तरफ उसी काव्य रचना में छिपा हुए भाव को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करती थी। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गद्य में भी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, प्रणाम जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व पर आधारित था,
दद्दा जी जो मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व पर आधारित रचना थी, और अनेक संस्मरण और रेखा चित्र इन्होंने लिखी। इसकी साहित्य से साधना को देखकर, साहित्य के प्रति सेवा को देखकर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला ही मिला, भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। चांद नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और बहुत सारी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया, और जीवन भर साहित्य साधना करते हुए सन 1987 में इनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे महान रचनाकार, महान लेखिका, महान कवयित्री, महान समाज सेविका महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, भक्तिन पाठ का मूल सारांश मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरी कहानी की तस्वीर आपके सामने में स्पष्ट हो जाएगी। मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि भक्तिन पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र से क्या तात्पर्य है? संस्मरण माने, स्मरण माने याद, संस्मरण माने सम्यक याद। जीवन की कोई घटना, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति जिसका सामना साहित्यकार अपने निजी जीवन में किया रहता है, उसकी याद करता है, और सम्यक रूप में जब याद करता है और उसको गद्य में लिख देता है तो संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र जीवन की कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई पात्र जिसकी यादें हैं परंतु धुंधली हैं, उसको याद कर करके शब्दों के माध्यम से जब चित्रांकित करता है तो वो रेखा चित्र कहलाता है। भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तात्पर्य ये कि भक्तिन नामक एक महिला जो उसके घर में नौकरानी के रूप में, सेविका के रूप में काम की थी, उसके जीवन का उस लेखिका के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा या उन्होंने जो प्रभावित किया, उसको याद कर करके शब्दों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है लेखिका ने। इसलिए भक्तिन पाठ को संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में परिभाषित किया गया। भक्तिन पाठ का आरंभ बता दूं, उसके बाद भक्तिन के अतीत के जीवन की ओर भी ले जाऊंगा मैं आप सबको। महादेवी वर्मा के घर में एक महिला आई, बाल मुड़े हुए थे, गले में कंठी की माला थी और उन्होंने काम पर रखने का निवेदन किया। बातचीत में पता चला कि उसका नाम लक्ष्मण है, तो लेखिका ने उसका नाम लक्ष्मण से न रखकर उसे भक्तिन नाम से पुकारा, और वही लक्ष्मी पाठ में भक्तिन के नाम से उद्घोषित हुई। लक्ष्मण का अतीत, माँ बचपन से ही स्वर्ग सिधार गई थी। विधवा माँ के संरक्षण में पली बड़ी थी कि 5 साल की उम्र में हुई थी कि उसके पिताजी ने उसका विवाह एक हाडिया गांव के यादव परिवार में कर दी। लक्ष्मण यादव परिवार से थी, झूसी गांव से थी, गोपालक की कन्या थी, और उसकी विवाह हो गई 5 साल की उम्र में, और 9 साल के होते होते उसकी विदाई भी हो गई, ससुराल चले गई। पिता की मृत्यु की खबर भी उसकी सौतेली माँ ने उसके ससुराल तक इसलिए पहुंचने नहीं दिया कि कहीं उसकी मृत्यु की खबर मिल जाएगी तो वो वापस लौट आ जाएगी, यहाँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी धन दौलत है उस पर अधिकार मांगेगी। इस भय से उन्होंने उसकी मृत्यु की सूचना भी उसको नहीं दी। बहुत दिनों बाद जब उसकी मृत्यु की सूचना उसके ससुराल में उसकी सास को पता चली, लक्ष्मण के सास को, तो लक्ष्मण के सास ने इसलिए लक्ष्मण को नहीं बताया कि ये ज़बरदस्ती रोएगी, पीटेगी, घर में कोहराम मचाएगी, इसलिए वो उस घटना की सूचना को दबा के रख ली। बहुत दिनों बाद उसे इस मैहर जाने के लिए कही, और जब मैहर गई तो उसको पता चला कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उल्टे पांव लौटी, अपना सारा आक्रोश अपने सास पे उतारी, रोली, खिजली। लक्ष्मण के 3 पुत्रियां हुई। 3 बेटियों होने के कारण उसकी सास भी नाखुश थी और जेठानियाँ भी उससे नाखुश थी कि इसका कोई बेटा नहीं हुआ। उनके बेटे थे इसलिए उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलती थी, खाने पीने की सभी सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। वही इनकी
इनको लक्ष्मण को काम भी बहुत करना पड़ता था, इनके ऊपर अत्याचार होता था, शोषण होता था और उनके बच्चों वो तीनों बेटियों को भी भोजन के लिए तरसना पड़ जाता था। परंतु लक्ष्मण अपने पति से मिले हुए प्यार के कारण खुश थी। उसका पति उसे बहुत प्यार प्रेम करता था, उसकी तकलीफ़ों को सुनता था और सहानुभूतिपूर्वक समझा देता था। जब अत्याचार, घर में शोषण ज़्यादा बढ़ गया तो लक्ष्मण ने अपने पति के सामने घर से अलग होने की बात रखी, जिसको सहर्ष स्वीकारा उसके पति ने, और वो घर से फिर बंटवारा करके अलग हो गए। चूँकि ये काम में पारंगत हो गई थी, खूब मेहनती थी, उसके बच्चे भी मेहनती थे, इसलिए घर में जो पालतू जानवर थे या खेती बाड़ी थी उस पर उन्होंने डट कर मेहनत किया और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया। 2 बेटी शादी के लिए बची हुई थी कि 29 साल की उम्र में लक्ष्मण के पति भी उसको छोड़कर चले गए, विधवा हो गई। संभालते संभाल ही रही थी कि उसके घर वालों ने, उसके जेठ जेठानी ने उसे दूसरा विवाह करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि ये ससुराल यहाँ से चले जाएगी तो इसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया, दोनों बच्चों की शादी की और बड़े बेटी और दामाद को अपने घर में घर जवाई बनाकर रख लिया। परंतु उसकी नवयुवती बेटी बड़े दामाद का स्वर्गवास हो गया और उसकी युवती बेटी विधवा हो गई। पहाड़ टूट पड़ा। अब जेठ जेठानी लोग उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए बड़े जेठ ने अपने साले, जो बिल्कुल नकारा था, काम धाम करता नहीं था, चरित्र से गिरा हुआ था, उसका विवाह लक्ष्मण की इस विधवा बेटी से कराना चाहा। इसको साफ इनकार कर दिया उन्होंने। तो षड्यंत्र पूर्वक उस पर चरित्र हनन का आरोप लगाकर उस तीतरबाज लड़के के साथ, साले के साथ इसके जेठ ने समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर उसका विवाह करा दिया और यहीं से उसके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो गया। लक्ष्मण का वो भरा पूरा परिवार जो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा था, धीरे धीरे दरिद्रता की ओर गया। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल आसान था, क्योंकि जिस लड़के से उसके बेटी की शादी हुई थी वो लड़का नकारा था, पसंद करते नहीं थे, पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और दरिद्रता इतनी आ गई कि जमींदार का लगान न पटा पाने के कारण एक दिन जमींदार ने भरी धूप में दिन भर खड़ा होने की सज़ा दे दी। लक्ष्मण के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति थी और उसी दिन लक्ष्मण ने गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान कर लिया। ये लक्ष्मण के जीवन का अतीत का चित्र है। बचपन कठिनाइयों से बीता। सौतेली माँ का प्यार मिला नहीं, सौतेली माँ का अत्याचार हुआ। 5 वर्ष की उम्र में विवाह, 9 वर्ष में विदाई, पिता की मृत्यु, ससुराल वालों का अत्याचार, पति का स्वर्गवास, दामाद का स्वर्गवास, फिर उसकी बेटी का एक ऐसे लड़के के साथ ज़बरदस्ती विवाह होना जो बिल्कुल योग्य नहीं था, और दरिद्रता का अपमान ऐसा कि दिन भर धूप में खड़ा करने की सज़ा, इसको लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाई और शहर की ओर प्रस्थान कर दी। ये उसके जीवन का एक हिस्सा, और यहीं से उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है। वो भटकते हुए इलाहाबाद आती है और उसकी मुलाकात इलाहाबाद में महादेव वर्मा के घर में होती है, और वहीं से उसका नाम लक्ष्मण से बदलकर महादेव वर्मा ने भक्तिन रख दिया। भक्तिन खाना बनाने के काम में लगी। खाना बनाना उसे नहीं आता था। ग्रामीण परिवेश में जो खाना बनता था जिस प्रकार का वही बनाना जानती थी, परंतु सरल सहज होने के कारण और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के कारण महादेव वर्मा को वो अच्छी लगती थी। और महादेव वर्मा को प्रसन्न रखने के लिए वो भी निरंतर कोशिश करती रहती थी। यदि भोजन अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी महादेव वर्मा वहाँ पे चुप रहकर उसकी भावनाओं का सम्मान कर लेती थी। महादेव वर्मा की हर गतिविधियों में भक्तिन का प्रवेश था। जब वो रात को पढ़ने लिखने बैठ जाती तो भक्तिन सो नहीं जाती थी। जब तक लेखिका लिखती पढ़ती थी तब तक वो जागते रहती थी। यदि भोजन नहीं की है तो बीच बीच में उसे भोजन करने के लिए
जागरूक करना, या दही ला के दे देना, या तुलसी का जल ला के दे देना, तुलसी का चाय बना के देना, इस प्रकार उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। यदि कहीं लिखते लिखते कवयित्री थक जाती थी तो यदि वो कलम रख देती थी तो वहाँ पर बैठी हुई भक्तिन समझ जाती थी कि शायद कलम में स्याही नहीं है, इसलिए बिना बोले दवात ला के रख देती थी। यदि उसकी नज़र किताब रखे हुए सेल्फ की ओर जाती थी तो तुरंत वहाँ सेल्फ के पास इशारा करती थी, ये किताब क्या है, किताब का। इस प्रकार उसकी हर गतिविधियों को इशारे से समझने की कला इसके पास हो गई थी। भक्तिन अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती थी और हर बात को वो शास्त्र सम्मत बताने की कोशिश करती थी। वो शास्त्र सम्मत हो या ना हो, वो अपनी बात को मनवाने के लिए तैयार कर लेती थी। वो दूसरों की बात को स्वीकार करने में उसको बड़ी कठिनाई होती थी। लेखिका उसकी उस कमजोरी को समझ चुकी थी, इसलिए उसे उसी रूप में स्वीकार कर ली थी। लेखिका के बीच और भक्तिन के बीच नौकर और मालिक का संबंध समाप्त हो चुका था। लेखिका लिखती है पाठ में कि कोई ऐसी सेविका नहीं होगी, कोई नौकरानी नहीं होगी जिसकी मालकिन कहे तू जाना यहाँ काम मत कर, अपने घर जा, और वो सेविका सुनकर भी मुस्कुरा दे और ना जाए, ऐसी नहीं होगी। तो ये दोनों के बीच जो अटूट संबंध बन गया है, प्रेम का संबंध, इसके कारण नौकर और मालिक का संबंध समाप्त हो गया है। कॉलेज की छात्राएं वहाँ रहती थी छात्रावास में। उसको दुख सुख में भी भक्तिन जो है शरीक होती थी, उसकी भावनाओं को समझती थी, उसको उनके लिए चाय बना देती थी, या लेखिका के लिए कोई नाश्ता बनाई हुई है तो उसका कुछ स्वाद बच्चों को भी, चूँकि बचपन में उन्होंने जो परिस्थितियाँ देखी है उसके हृदय में वो स्थापित थी, इसलिए बच्चों को हर प्रकार से सुविधा देने की कोशिश वो करती थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी जेल जा रहे थे। जेल जाने की सूचना जब सुनती थी तो ये व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। ये छोटे छोटे बच्चे जेल जाएंगे। लेखिका की जेल जाने की जब खबर मिलती है तो ये घबरा जाती है और वो ये बोलती है कि वो अकेले नहीं जाएगी, जाएगी तो लेखिका के साथ जाएगी। यानी जेल में भी वो अपनी मालकिन को नहीं छोड़ना चाहती। और मालकिन भी जब भी तीर्थ यात्रा जाती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो छाया की तरह भक्तिन उसके साथ जाती थी। यानी जीवन का कोई अंश नहीं बचा था जहाँ पर भक्तिन का प्रभाव नहीं था। दोनों के बीच अटूट संबंध बन गया था। युद्ध जब युद्ध हुआ तो सब अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे। तो भक्तिन के बहू नहीं, उसकी बेटी और उसके दमाद नाती के साथ आ गए थे लेने के लिए कि चलो आप हमारे साथ घर में रहना, सुरक्षित रहना। भक्तिन अकेले जाने से इनकार कर देती है, बल्कि लेखिका से कहती है कि चलिए आप मेरे साथ वहीं रहेंगे, मैं आपकी पूरी सुविधा कर दूंगी, आपके रहने का, सोने का, आपके लिखने पढ़ने का, सारी सुविधाओं की व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो लेखिका बहाना करती कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो भक्तिन कहती, इस रहस्य का उद्घाटन करती, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इधर उधर जो पैसे रख देते थे मैं उसको चुपचाप निकाल के हंडी में डाल देती थी, वो चोरी नहीं है, मेरे द्वारा उस अस्त व्यस्त पैसे को जो पड़ा रहता था उसको सुरक्षित रखना है। और इस प्रकार वो हंडी में सुरक्षित रखे को पैसे का उद्घाटन करती कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं। महादेवी वर्मा जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करती तो भक्तिन भी अपने बेटी दमाद के पास नहीं जाती और यहीं रह जाती है। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच बिल्कुल एक दूसरे के पूरक बन गए। मातृसुलभ या मित्र सुलभ रिश्ता ऐसा स्थापित हुआ है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। लेखिका कहती है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊंगी या जिस दिन भक्तिन इस दुनिया से चले जाएगी, उस दिन हम दोनों का जीवन कैसे होगा इसको मैं लिखना नहीं चाहती, मैं इसको अधूरा रखना चाहती हूँ। इसलिए भक्तिन पाठ मेरे लिए अधूरा ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो पहले जाएगी कि मैं पहले जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो वो कैसे रहेगी इसकी कल्पना नहीं कर सकती मैं, इसलिए लिख नहीं सकती। और यदि वो चले गई तो मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी,
इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगी। इस प्रकार भक्तिन पाठ ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हुए लक्ष्मण के जीवन का बड़ा सुंदर और मार्मिक चित्रण है। बचपन में जीवन किन किन विसंगतियों से गुजरता है, माता से वंचित बेटी के जीवन में क्या क्या बातें आती है कि पीड़ा का वो बंटवारा नहीं कर पाती, पति के चले जाने के बाद क्या क्या ससुराल वालों द्वारा आक्रमण होता है, इसकी पीड़ा, या समाज में बाल विवाह की जो प्रथा चली आ रही है, या किसी को षड्यंत्रपूर्वक चरित्र हनन का आरोप लगाकर उस पर आरोप लगा दिया जाता है और उसकी प्रताड़ना सहने की जो बात आती है, इन सब बातों के साथ साथ सेवा भाव का, उसके बीच कोई रक्त का संबंध नहीं है लेखिका और भक्तिन के बीच, परंतु रक्त का संबंध नहीं होने के बाद भी दोनों के बीच संबंध इतने मधुर हैं, इतने मंधुर हैं, इतने विश्वसनीय हैं कि रक्त का रिश्ता भी वहाँ पे कमज़ोर सिद्ध हो जाता है। इस बात को याद करती है लेखिका और याद कर करके, स्मरण कर करके उसे शब्दों के चित्र के माध्यम से उसे चित्रित कर देती है और इस प्रकार एक महान अमर रचना भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र का रचना हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का सारांश है और लेखिका का जीवन परिचय है। अब आप इस पाठ की एक एक पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे और मेरी बातें आपको याद आती जाएंगी तो कहानी का स्वरूप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में वो स्थिर हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रश्न उत्तर को जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। परंतु पहली शर्त है किताब को कम से कम 2 बार आप पढ़ेंगे और रेखांकित करते जाएंगे मुख्य अंशों को, और जहाँ पे समझ में ना आए तो मुझे व्यक्तिगत मेरे व्हाट्सएप नंबर में उस प्रश्न को कर दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर का एक स्वरूप मैं PDF के रूप में आप लोग को भेज रहा हूँ। इसको देखकर और अपनी प्रतिभा का समावेश कर किताब का और जो नोट्स का PDF भेज रहा हूँ उसका और अपनी तीनों का मिलाकर आप अपना दूसरा नोट्स बनाएंगे, नकल नहीं करेंगे। आपकी शैली अलग होनी चाहिए, तब वो उत्तर ऊंचा स्तर प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये पाठ आज पूरा हुआ। धन्यवाद।